चौथे चरण के मतदान के लिए राजधानी लखनऊ में जो पोलिंग होनी है उसके लिए जो पोलिंग स्टेशन को लिए जो लोग रवाना होंगे उन लोगों को ये स्मृति उपवन का जगह है जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं। तैयारी जो है वो शुरू कर दी जा रही है। यहीं से जो है बाकायदे जो भी जो पोलिंग ऑफिसर हैं वो यहीं से डिप्यूट होंगे। उन लोगों को गाड़ी के अलावा उन लोगों को कहाँ कहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है उन सारे लोगों को है गाड़ियों की सुनिश्चितता जो है वो कितनी गाड़ियाँ रहेंगी इसके लिए जो है हमारे साथ ARTO साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या तैयारियां हैं कोर्ट फेस को लेकर। आप लोग यहाँ पर जो गाड़ियां जो पोलिंग स्टेशन को लोग जाएंगे। प्रशासन द्वारा हमारे यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं, उनके लिए वाहनों की मांग की गई है। 9 विधानसभा के लिए बड़ी बसें हमको 995 बसों की आवश्यकता है, जिसका इंतजाम हम लोग करने में लगे हुए हैं। लगभग 900 बसों का इंतजाम हमने कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारी 995 बसें पूरी हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त लगभग 1000 छोटे वाहनों की ज़रूरत है जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को, जोनल मजिस्ट्रेट्स को और पुलिस पर्सनल को दी जाएंगी। उसका भी इंतजाम हम लोग करने में लगे हुए हैं और पुलिस लाइन में हमारा इंतजाम चल रहा है। लगभग 500 गाड़ियाँ हमने वहाँ भी दे दी हैं। बाकी इंतजाम हम लोग करने में लगे हुए हैं। कब तक इंतजाम सारा? उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक हम फाइनल कर ले जाएंगे। इसके बाद उनकी लॉगबुक बन जाएगी, डीजल पर्ची दे करके उनको रवाना कर दिया जाएगा। रिजर्व में भी कुछ गाड़ियाँ रखी जाती हैं? निश्चित तौर पे 995 वाहनों में लगभग हमारी 40 वाहनें रिजर्व के लिए रहेंगी। आप मान के चलें कि 950 वाहन हमारे यूज होंगे, 40 वाहन हमारे रिजर्व में खड़े रहेंगे, जिनको किसी भी ब्रेकडाउन की स्थिति में हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो है ARTO जो बता रहे थे कि 995 वाहन जो है वो बसें यहाँ पर लगाई जाएंगी। इसके अलावा छोटी बड़ी बसें होती हैं जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनके लिए जो छोटे वाहन होते हैं, इसकी जो है परंपरागत तरीके से पूरी जो है वो तैयारी यहाँ पर आज सुनिश्चित कर ली जाएगी। यहीं से बाकायदे उन लोगों को नंबर दिए जाएंगे। तो इसको लेकर जो है ये स्मृति उपवन है वो बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पर जो है सारी गाड़ियाँ और बसों को जो है यहीं पर एकत्रित किया जाएगा और यहीं पर जो पोलिंग ऑफिसर हैं वो भी यहीं पर जाएंगे और यहीं से पूरा अपना जो है सामान लेकर बैलेट बॉक्स लेकर यहाँ से रवाना होंगे। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। साल 2020 में हाथरस एक बार चर्चा में आया और चर्चा में आने की वजह ये गांव है जहां पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर भूलगढ़ी इस गांव का नाम है और उस दलित बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके बाद ये चर्चा में आया। फिलहाल उस परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उसके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आज वोटिंग का दिन है। सरकारें दावा करती हैं महिला सुरक्षा का, सरकारें दावा करती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आप तो पीड़ित रहे हैं, क्या लगता है कितना न्याय हुआ है? न्याय तो सर अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो केस हमारा चल रहा है SC/ST कोड हाथरस में और न्याय की उम्मीद में अब चल रहे हैं। अभी तो 1.5 साल तो हो चुके हैं। अब देखिए सरकार कब तक चाहती है हम लोग को न्याय दिलाने में। फिलहाल इस पूरी घटना ने देश को झकझोर दिया था। उस दौरान यहाँ पर तमाम लोग आए, मीडिया आई, तमाम नेता आए, अपनी अपनी राजनीति की है। लेकिन उस राजनीति से इतर क्या लगता है इस बार के चुनाव में कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर आपका परिवार वोट देने गया है, अपना जनप्रतिनिधि चुनने गया है? देखिए सर, हमारा तो मुद्दा यही है कि जैसे हमारा जो केस हुआ है, हमारी बहन के साथ जो घटना हुई है, ऐसी किसी बहन बेटी के साथ ना हो और ना ही हमारे जैसे ज़िले के बदनामी हो। हम तो सब ये चाहते हैं जो कुछ हमारी बहन को रात के 2:30 बजे जला दिया गया प्रशासन, चूँकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब रहा, तो ये चाहते हैं कोई भी सरकार आए सबका लॉ एंड ऑर्डर बना होना चाहिए और हमारे केस के तहत दोबारा से कोई दोहराना की कोई बात होनी नहीं चाहिए और जो भी कुछ है सब सुरक्षा जैसे बहन बेटी को होती है उस हिसाब से होना चाहिए और जो भी महंगाई भी जो सब कुछ है सबको लेके ही मतदान करा है हमने। मतलब वोट कास्ट आपने कर दिया, अपना वोट दे दिया है। देखिए वोट दे दिया है आप, उसके जो पीड़ित युवती थी उसके भाई हैं, साथ में एक और उनके भाई ही हैं वो भी बैठे हुए हैं। पहला सवाल आपसे है, जब ये घटना हुई उस घटना के बाद तमाम परिस्थितियां बदली हैं, तमाम प्रशासन में तबादले हुए, तमाम चीज़ें हुई, उसका क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा? देखिए अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोग तो अभी CRPF की सुरक्षा में हैं और इतना हमारा डर लगता है। डर तो सर है ही है, क्योंकि अभी तो खैर इतना डर नहीं है क्योंकि CRPF की सुरक्षा में हम लोग 1.5 साल हो गया। लेकिन ये जब भी कोई कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद सुरक्षा ये हट जाएगी तो उसके बाद तो डर का माहौल बना रहेगा। डर का माहौल बना रहेगा। इस बार आपने भी अपना वोट दिया है, क्या सोचा जब वोट देने गए? मेरा खैर वोट अभी आया नहीं है सर, मैं तो कह नहीं था। अच्छा, लेकिन हम तो यही कहेंगे क्योंकि
जो भी सरकार आए, जिसने भी वोट दिया है, सबको महिला सुरक्षा, सबको रोजगार और कानून व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि आपने सब लोगों ने, मीडिया ने, सब लोगों ने दिखाया है, क्योंकि हमारी बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, पूरे देश ने देखा ये चीज़। तो क्योंकि रात के 2:30 बजे हमारी बहन की डेड बॉडी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। परिवार रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने मुंह तक नहीं दिखाया। अगर लास्ट बार मुंह तक दिखा देते तो हमको वो संतुष्टि भी हो जाती, लेकिन हमें ये तक नहीं पता कि वो डेड बॉडी थी किसकी, रात को ले जा करके जला दिया गया। देखिए, ये दर्द है, और दर्द इसलिए है क्योंकि जिसने झेला है और जिसने महसूस किया है वही बता सकता है। हम इस गांव में हैं और ये गांव साल 2020 में चर्चा में आया। आपको चाहेंगे कि आप कैमरे के जरिए दिखाइए ये परिवार किस मुफलिसी में रह रहा है और अभी तक इसके पास क्या कुछ संसाधन हैं और किस तरह से जीवन यापन हो रहा है। इनसे और भी हम बात करेंगे। सरकार के तरफ से आपको क्या कुछ अब तक सहायता मिली, कितनी सहायता मिली है और क्या उम्मीद आप रखे हैं अभी सरकार के साथ? सर, सहायता तो वही है, जो उस समय जो मुआवजा दिया था 25 लाख रुपए, वही दे दिया है। और जो वायदे किए थे वो अभी तक और पूरे नहीं हुए। जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में की सुनवाई के बोला गया था, और एक आवास और एक नौकरी सदस्य की, तो अभी तक ये तीनों में से अभी पूरी तरह से नौकरी तो अभी तक है नहीं है। जो कोर्ट की सुनवाई है वो भी बहुत धीमी गति चल रही है, फास्ट ट्रैक की तरह नहीं चल रही है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं सर, जो भी हमें नौकरी और जो आवास मिले, हमें हाथरस न दे के हमें बाहर दिया जाए। जो हाथरस दिल्ली या गुड़गांव वगैरह में हो, दिल्ली नोएडा में, बस ये चाहते हैं जो हमें सुरक्षित समझें हम। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए परिवार डरा हुआ है। 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन दहशत कायम है। और ये गांव है, इस गांव में ही वो दहशत का आलम था जब साल 2020 में एक घटना हुई थी, और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। और झकझोर ही नहीं दिया था, बल्कि ये घटना इतनी व्यापक थी और इतनी बड़ी थी कि इस घटना के चलते यहाँ पर कई तबादले भी हुए। पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला तक हिल गया था। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, न्यूज़ इंडिया, हाथरस। मैं कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र 215 में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वोटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपना वोट दिया है, जिन्होंने अपना मत रखा है। और ये हवा किस तरह बह रही है, हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। आपका कोई मुद्दा है? हाँ, मुझे राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। मैं विचारधारा पे वोट करना व्यक्ति हूँ, और जो राष्ट्रीय विचारधारा पे कार्य करती है वैसी ही सरकार होनी चाहिए। कानपुर के लिए कहा गया था कि पिछले चुनाव में 60% भी नहीं वोट पार कर पाई थी। ये एक तरह से कानपुर के लिए कलंक ही लगा हुआ है। तो क्या इस बार ये कलंक मिटेगा? इस बार 100% ही कलंक मिट रहा। अभी तक जो भी रुझान आ रहे हैं 50%, 40 से 50% के बीच लगभग पोलिंग स्टेशनों का है, और निश्चित तौर पर आपकी 60% का ये जो ब्रेक है ना, इसको पार कर जाएंगे हम लोग। और एक जो है स्वच्छ और अच्छी सरकार जनता को देखने को मिलेगी, जो राष्ट्र के प्रति जिनका प्रेम होगा, देश के प्रति जिनका प्रेम होगा, और हिंदुत्व कायम रखेंगे। आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है लेडीज की और मातृशक्ति की सुरक्षा, एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा विकास है, और तीसरा मुद्दा जिस पे हम लोग वोट कर रहे हैं। क्या विकास नहीं हुआ है? विकास बहुत हुआ है, और आगे इस विकास को और बढ़ाने के लिए हम लोग चाहेंगे कि दोबारा ऐसी गवर्नमेंट को फिर से रिपीट किया जाए और बाबा जी को ही दोबारा से वोट किया जाए। आप बताइए, क्या महिलाओं की सुरक्षा में कहीं चूक की है बीजेपी सरकार ने? बीजेपी सरकार ने कोई भी चूक नहीं की है, और उनका शासन प्रशासन सब इतना अच्छा रहा है कि हम लोग क्या, जितने भी इस बूथ पे लोग बाग लगे, सभी योगी सरकार दोबारा लाने के लिए तत्पर हैं। और अभी तक इस यूपी किराना के बूथ पर लगभग 60% का मतदान हो चुका है। आप स्टूडेंट हैं, आपने अपना वोट दिया, तो आप कुछ मांग रखना चाहेंगे, मन की कुछ बात बताएंगे जो आप मत दे के आई है, किस मुद्दे से? बेरोजगारी सबसे बड़ा है। जो स्टूडेंट पेपर देते हैं, लीक हो जाते हैं, कितनी बड़ी चीज़ है ये। मतलब बच्चा इतना मेहनत करता है और फिर उसके बाद उसको कुछ नहीं मिल पाता है। मिलने के बाद ही लीक हो। अभी आपके क्लासेस शुरू हो गए? हाँ, अभी तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। हाँ। ये है कानपुर की जनता जो कुछ न कुछ मन की बात लेकर अपना मत देने निकली है। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी विष्णु शर्मा जी, जो अपनी वोट डाल के आए हैं। हाँ जी शर्मा जी, आप वोट डाल के आए हैं, दिखाना। शर्मा जी वोट डाल के आए। शर्मा जी, आप
किन मुद्दों को लेकर आज उतरे थे मैदान में? विकास के मुद्दे, पटियाला को डेवलपमेंट करना, खूबसूरत बनाना। जो पिछले 20 साल में पटियाला में काम नहीं हुए वो हम 5 साल में काम कराएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में 111 दिनों में जो उन्होंने काम किए हैं और आने वाले 5 सालों में पटियाला और सारे पंजाब की नुहार बदली जाएगी। आज देखा गया है बहुत धीमी गति से वोट डाले जा रहे हैं, लगभग 40% अभी तक वोट डाले गए हैं। क्या लगता है किस पार्टी को फायदा मिलेगा इस चीज़ का? कांग्रेस पार्टी को फायदा। कैसे? ये आप देख रहे हैं जो रुझान, ये सारे पंजाब में रुझान है। पिछली बारी लगभग 68% था, इस बारी भी शाम तक के पहुंच जाएगा। भगवंत मान सीएम चेहरा लाने गए, केजरीवाल बोल रहे थे हम करप्शन के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर 10 करोड़ के इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? वो इल्ज़ाम लग रहे हैं तो तभी कोई बात है, तभी इल्ज़ाम लग रहे हैं ना। और आपने देखा आम आदमी तो जो हमारे सीएम हैं चरणजीत चन्नी जी, वो आम आदमी है। भगवंत मान में तो आम आदमी वाली कोई बात नहीं, 10 करोड़ के एलिगेशन लग रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हर बार कांग्रेस से लड़ते थे, 2 बार वो सीएम भी बने हैं। इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये सीट छोड़ी और आप खुद लड़ रहे हो यहाँ पे। क्या लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से लोग कांग्रेस को वोट डालते हैं कि कांग्रेस की वजह से वोट डालते थे? कांग्रेस पार्टी की वजह से, जो 4 बारी यहाँ से बड़ी बहुमत के साथ जीते, 2 बारी आप जैसे बता रहे हैं सीएम भी बने, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से बने। एक चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आ रहा है कि उन्होंने बोला था भी प्रवासी जैसे यूपी और बिहार के लोगों को बाहर निकाल लेंगे, वो इस बयान के ऊपर फंस गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे नोटिस में नहीं ऐसी कोई बात हुई, ऐसा कोई बयान आया है उनका। सो ये थे विष्णु शर्मा जी जो कांग्रेस की पार्टी से यहाँ पे पटियाला 1 से लड़ रहे हैं। बात करते हैं उनके फैमिली मेम्बर से। हाँ जी सर। शर्मा जी कैसा लग रहा है कि किन मुद्दों को लेकर आप इनके साथ निकले हो? मुद्दे आपके सबको जो भी है जनता सब जानती है जी। सबसे पहले मुद्दा यही था कि त्राही त्राही मच रही थी बिजली के बिलों को लेके, आपके घर में भी आता होगा, हमारे घर में भी आता है। तो चन्नी साहब ने पहल के आधार पे उसको सॉल्व किया है। उसके बाद पानी का बिल सॉल्व किया है, पेट्रोल आपकी गाड़ी में भी डलता है, मेरी गाड़ी में भी डलता है, उसको भी सस्ता किया है। और किसी ने आज तक, किसी एक चीफ मिनिस्टर ने आज तक जितने भी रहे हैं, किसी को भी गिन लो, किसी ने आज तक बिजली कभी सस्ती नहीं की, ना किसी ने पेट्रोल डीजल को सस्ता किया। महंगे करने वाले तो बहुत थे। तो मेरे को लगता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्या लगता है लोग विश्वास जताएंगे? 100% जी, आपके सामने, आप खुद मत बोलोगे, आपको ज़्यादा पता है हमसे। 100% लोग तो सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ हैं। सो पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। मामला सुनने में आ रहा है कि किसी पार्टी के द्वारा चुनाव के टाइम पे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा था, पैसे बांटे जा रहे थे वोटर को लुभाने के लिए। लेकिन अपोजिशन पार्टी वाले कुछ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक दंगा शुरू हो जाता है, कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। जानते हैं क्या मामला है? हमारे साथ चंजीव सर बैठे हैं, डिप्टी साहब बैठे हैं, उनसे जानते हैं सर क्या मामला है फायरिंग का मामला? जी, आज करीब 1 बजे हमें ये सूचना मिली कि नरवाना रोड पर जो अमरपुरा बस्ती है, वहाँ पर 2 पार्टियों में तकरार हो रहा है और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हैं। जो तुरंत पुलिस पार्टी मौका पर पहुँची तो हमें ये बताया गया, वहाँ जो हरजिंदर सिंह हैं उर्फ एलियस टोनी, उन्होंने बताया कि वो यहाँ के एमसी भी हैं और उनको जब ये सूचना मिली कि कोई संजय बिस्वाल नाम का व्यक्ति है जो रूलिंग पार्टी से संबंध रखता है, वो और 5-7 गाड़ियों में कुछ लोग वो वोटर्स को पैसा दे रहे हैं। और ऐसी सूचना मिलने पर हरजिंदर सिंह ने जो बयान किया है उसके मुताबिक वो जब अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और उनको इस बारे में पता करना चाहा तो उनमें आपसी तकरार हो गया और उसी दौरान एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, बताया गया है, किसी बेसबॉल या किसी डंडे से। और इसके अलावा वहाँ किसी के कोई चोट का निशान नहीं है। कोई एक फायरिंग के बारे में भी अलर्ज कर रहे थे वो, लेकिन फायरिंग की ना तो वहाँ मौका से कोई खोल मिले हैं। हवाई फायरिंग के 2 शॉट्स चलाए जाने की बात कही है, ना वहाँ मौका से कोई खाली कारतूस मिले हैं, ना ही जो साथ एक फैक्ट्री है उसके 2 कैमरास हैं उनको अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है। और फायरिंग की कोई भी सबूत हमारे सामने अभी तक नहीं आया।